प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में मैं राम मसीह सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज कक्षा 12 के बच्चे हिंदी गद्य के अंतर्गत पढ़ेंगे राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप का पहला वीडियो मैं बना चुका हूं। अब ये दूसरा भाग बनाने जा रहा हूं। पहले वाले भाग में आप लोग भूमि अर्थात पृथ्वी के विषय में पढ़े हैं, लेकिन अब दूसरा भाग जो है जन अर्थात लोग अर्थात जनसंख्या के विषय में पढ़ेंगे। तो आप लोग दूसरे भाग में देखें जन। तो आज कक्षा 12 के लोग राष्ट्र के स्वरूप में पढ़ेंगे जन, जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल का ये राष्ट्र का स्वरूप जो है ये पृथ्वी पुत्र से लिया गया है। तो आप आगे देखें। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पहला अंग क्या था? भूमि था। दूसरा अंग क्या है? जन। ये कह रहे हैं कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। ये कह रहे हैं मान लीजिए भूमि रहे लेकिन उस पर मानव न रहे तो राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी भूमि के बाद मानव की होना अनिवार्य है। मानव रहेंगे तभी राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। ये कह रहे हैं पृथ्वी रहे और उस पर पृथ्वी पर जीवन यापन करने वाले लोग रहें तभी राष्ट्र का स्वरूप बन सकता है, तभी राष्ट्र का स्वरूप संपादित हो सकता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। ये कह रहे हैं जन ही के द्वारा जब लोग रहेंगे तभी पृथ्वी को मातृभूमि की संज्ञा दे सकते हैं। पृथ्वी को माता के समान मानेंगे। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। ये कहा जा रहा है कि पृथ्वी माता है, पृथ्वी माता है और लोग और जन का अर्थ लोग हैं, लोग उसके बच्चे हैं। अर्थात पृथ्वी पर निवास करने वाले लोग बच्चे के समान हैं और पृथ्वी उनकी माता है। माता भूमि पितरोहम पृथिव्या। माता भूमि पितरोहम पृथिव्या अर्थात भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। इसका अर्थ नीचे दिया है। भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। यानी ये कहा जा रहा है कि लोगों के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही। कौन सूत्र? माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या अर्थात भूमि माता है, मैं इसका पुत्र हूँ। इसका अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। अगर यही भावना लोगों में जागृत होती रहे, यही भावना लोगों में उत्पन्न होती रहे, तभी राष्ट्र के स्वरूप का अंकुर फूट सकता है, तभी राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण हो सकता है। यह भाव जब सशक्त रूप से में जगता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। लेखक ये कहना चाह रहा है कि जब ये भाव पूर्ण रूप से संसार में व्याप्त होगा, लोगों में व्याप्त होगी, तभी राष्ट्र के निर्माण के स्वर पूरे वायुमंडल में से भर जाएगी। इसी भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। इसी भाव को लेकर मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध प्राप्त करते हैं, अर्थात पृथ्वी को माता और अपने को उसका पुत्र। यही संबंध की बात हो रही है। जहाँ यह भाव नहीं है वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। लेखक ये कहना चाह रहा है जहाँ ये भाव नहीं दिखते वहाँ जड़ अचेतन और जड़ ही बना रहता है। अर्थात जैसे यानी मानव न होकर वहाँ पशु के समान माने जाते हैं। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। अर्थात यह भाव जब लोगों के हृदय में जागृत होता है तब क्या प्रणाम उत्पन्न होता है, उसको क्या प्रकट होता है, क्या दिखता है, उसको आप
आगे वाले पंक्ति में देखें, नमो मात्रे पृथिव्ये, नमो मात्रे पृथिव्ये, अर्थात माता पृथ्वी को प्रणाम, माता पृथ्वी को प्रणाम। लेखक ये कहना चाह रहा है कि नमो मात्रे पृथिव्ये, नमो मात्रे पृथिव्ये, अर्थात माता पृथ्वी को मैं नमस्कार कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ, माता पृथ्वी को मैं नमस्कार कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। यह प्रणाम भाव ये भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। यही प्रणाम भाव, यही स्वभाव भूमि और जन, वहाँ भूमि पर निवास करने वाले लोगों को दृढ़तापूर्वक एक बंधन में बांधे हुए हैं। इसी दृढ़ भित्त पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़तापूर्वक दीवार पर, इसी दृढ़ता रूपी दीवार पर राष्ट्र के स्वरूप रूपी भवन या मकान का निर्माण किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है और इसी संकल्प रूपी चट्टान पर राष्ट्र का जीवन आश्रित रहता है। चिर जीवन राष्ट्र का सबसे यानी जो पुरातन से चला आ रहा है वह भाव इसी पर आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। यही भाव जब लोगों में जागृत होती हैं तो वे उस मनुष्यों का राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य हैं, राष्ट्र के प्रति उनका क्या उत्तरदायित्व है, इन अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करते हैं उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। अर्थात जो माता पृथ्वी के अनुराग और पृथ्वी के संबंध को जो स्वीकार करेगा वही पृथ्वी के वरदान रूपी भाग को प्राप्त कर सकता है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। अर्थात माता के प्रति जो अनुराग होता है, जो स्नेह होता है, जो सेवा के भाव होते हैं, जो उनके मूल कर्तव्य होते हैं, ये स्वाभाविक कर्तव्य पृथ्वी के साथ भी होने चाहिए। वह एक निष्कारण धर्म है, निष्कारण धर्म है। अर्थात ये हमारा मूल धर्म है। जिस तरह माता के प्रति हमें जो सेवा भाव रखनी चाहिए तो पृथ्वी को भी माता मानकर उनके साथ वही सेवा भाव रखना चाहिए। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है। अगर स्वार्थवश पुत्र माता को माता समझे तो क्या है, वो अधःपतन की तरफ जाता है। उसी तरह पृथ्वी को अगर स्वार्थवर्त माता माने, अपने मूल कर्तव्य को न समझें तो हम पतन के ओर उन्मुख होंगे। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं उसे अपने कर्तव्य के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। यानी जो लोग मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं, माता भूमि को माता और अपने को पुत्र, उसका पुत्र का संबंध जोड़ना चाहते हैं, वे अपने कर्तव्य के प्रति पहले ध्यान दें। ये माता और पुत्र के बीच क्या रिलेशन है, माता पुत्र के बीच क्या संबंध है, माता पुत्र के बीच क्या हमारे कर्तव्य बनते हैं, इस पर हमें पहले ध्यान देना चाहिए। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। ये माता ये नहीं कहती है ये मेरा अशिष्ट पुत्र है, ये मेरा सच्चा पुत्र है, ऐसा कोई भाव नहीं रखती। सबके साथ समान व्यवहार से, सबके साथ समान दुलार से उसको प्यार करती है। वैसे ही पृथ्वी सबको समान भाव से रखती है। चाहे पृथ्वी माता को कोई हानि पहुंचाए या उसके साथ अपना सच्चा पुत्र की बात संबंध रखे, कुछ भी करे, लेकिन माता सबको समान साथ व्यवहार रखती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। उसी प्रकार पृथ्वी पे जितने जन हैं, जितने लोग रह रहे हैं, सबको समान भाव से पृथ्वी अन्न भी देती है, जल भी देती है, प्राकृतिक वातावरण भी देती है। और समान भाव से जो उनके उदय
अच्छा, जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है, अर्थात मातृभूमि पर जो निवास करता है वो उस मातृभूमि की वो पर समान अधिकार प्राप्त भी कर सकता है, वह समान भागीदारी पा सकता है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। पृथ्वी पर निवास करने वाले लोग का विस्तार अनंत है, उसकी सीमा नहीं है। चाहे नगर हो या जनपद, यानी नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत, नाना प्रकार के एक और चाहे नगर हो या जनपद हो, चाहे कस्बे हों, मोहल्ले हों या गांव हो, चाहे जंगल हो या पर्वत हो, अनेकों प्रकार के जगह अनेकों प्रकार के लोग निवास करते हैं। उन सब का संबंध पृथ्वी के साथ जुड़ा होता है। ये अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों को के मानने वाले हैं, फिर भी मातृभूमि के पुत्र हैं। इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। कह रहे पृथ्वी पर अनेक प्रकार के रहने वाले अनेक, चाहे गांव में हो, चाहे शहर में हो, चाहे कस्बे में हो, चाहे मोहल्ले में हो। कहने का अर्थ ये है कि चाहे अनेक भाषाएं बोलते हों, अनेक धर्म को मानने वाले हों, ये सब अनेक धर्मों को मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण सौहार्द भाव से अखंड है, अर्थात इनको बांटा नहीं जा सकता। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे के आगे पीछे हो सकते हैं। कह रहा है सभ्यता और रहन सहन के दृष्टि से, जैसे ग्रामीण सभ्यता अलग है, उनके रहन सहन अलग हैं, शहरी सभ्यता अलग है, उनके रहन सहन अलग हैं, नगरीय सभ्यता अलग है, उनके रहन सहन अलग हैं। भले ही एक सभ्यता और रहन सहन से वे एक दूसरे के आगे पीछे हो सकते हैं, परंतु मातृभूमि के सभी पुत्र हैं, अर्थात मातृभूमि सबको समान रूप से अपने पुत्र को स्वीकार करती है। किंतु इसी कारण मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। लेखक ये कहना चाह रहा है, लेकिन मातृभूमि के साथ कोई भेदभाव नहीं है, वह चाहे गांव का हो या शहर का हो या नगर का हो या कस्बे का हो, सबके साथ समान व्यवहार रखती है। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में जब जातियों के लिए समान क्षेत्र हैं, समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नत करने का सबको एक जैसा अधिकार है। ये कह रही है पृथ्वी एक विशाल प्रांगण है, इसमें जन्म लेने वाले सभी जातियां, समान क्षेत्र में निवास करने वाले सभी लोग अपनी उन्नति कर सकते हैं, सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। ये लेखक ये कहना चाह रहा है, किसी जन को आगे पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलना ही राष्ट्र को आगे बढ़ाने का कार्य करना है। अतएव राष्ट्र प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतनी अंश में असमर्थ रहेगा। लेखक ये कह रहा है कि राष्ट्र के प्रत्येक अंग की हमें सुध लेनी है। कैसे? जिस तरह एक पूरा शरीर है, इसका एक अंग अगर इस एक अंग में विकार उत्पन्न हो जाए तो पूरा शरीर प्रभावित होता है, उसी तरह ये पृथ्वी है, अगर उसके एक वर्ग अगर छूट जाता है, पीछे हो जाता है, तो उस राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। इसलिए हमें उसको भी साथ लेकर चलना होता है। जिस तरह हमारा एक अंग, अगर एक अंग में कोई विकार है तो उसके दवा करके, उसको सर्जरी करके, उसको सही करके फिर पूरे अंग को स्वस्थ किया जा सकता है। अगर एक अंग में विकार हो तो पूरा शरीर ही अस्वस्थ रहता है। समग्र राष्ट्र स्वस्थ उतने अंश में असमर्थ रहेगा। इसी प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। इसी प्रकार समग्र राष्ट्र का जागरण करना है तो सबकी प्रगति एक उदार भावना से करें और उसको संचालित करें। जन का प्रवाह अनंत है। लेखक ये कहना चाह रहा है कि जन का प्रवाह अनंत है।
जन में जैसे जंगल में निवास करने वाले लोग, शहर में निवास करने वाले लोग, गांव में निवास करने वाले लोग, सबकी अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन हमें सबका उत्थान करना चाहिए। सबको एक साथ करके ही आगे बढ़ सकते हैं, तभी राष्ट्र का विकास हो सकता है। सहस्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादाद में स्थापित किया। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। लेखक ये कह रहा है, हजारों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने अपना स्थान प्राप्त किया है। यानी जब तक सूर्य की किरणें इस पृथ्वी पर पड़ती रहेगी, जब तक सूर्य की अमृत किरणें इस पृथ्वी को अपने प्रकाश से प्रकाशित करती रहेंगी, तब तक राष्ट्रीय भावना भी लोगों में व्याप्त रहनी चाहिए और रहती भी रहेंगी। तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। तभी जब आप राष्ट्रीय भावना से प्रेरित रहेंगे, तभी आपका जीवन अमर होगा। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। इतिहास में आप लोग देखेंगे अनेक उतार चढ़ाव आए, अनेक लोगों के जीवन में कभी पतन के तरफ उन्मुख हुए तो कभी आगे बढ़े, विकास किए, लेकिन उन सब के बाद भी लोगों में एकता, राष्ट्रीय भावना जागृत होती रही और राष्ट्र के प्रति लोग समर्पित होते रहे। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। जिस तरह निरंतर नदी की प्रवाह, नदी की धारा हमेशा पहाड़ों से निकलकर समुद्र में जा गिरता है, उसी तरह उसके प्रवाह को रोकने के लिए हम बांधों का निर्माण करते हैं। उसी तरह अपने कर्म और श्रम के उत्थान से अनेक घाटों का निर्माण करना चाहिए। अनेक घाटों का अर्थात राष्ट्र के स्वरूप रूपी घाटों का निर्माण करके राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। तो लेखक ये कहना चाह रहा था कि राष्ट्र के स्वरूप में जन की महत्वपूर्ण भूमिका है। जन ही से राष्ट्र का स्वरूप बन सकता है, जन ही में राष्ट्र के स्वरूप का विकास उत्पन्न होती है। तो बच्चों, आज आप लोग इस वीडियो के माध्यम से राष्ट्र के स्वरूप में जन के विषय में पढ़े हैं। हम यही आशा करते हैं आप लोगों को इस गद्य की व्याख्या समझ में आ गई होगी। अब संस्कृत को अगले वीडियो में उसकी व्याख्या को बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।